नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में दोस्तों हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है टेक ओवर ऑफ अ कंपनी। तो टेक ओवर ऑफ अ कंपनी का क्या मतलब है, बहुत सिंपल तरीके से पहले मैं इसे डिफाइन करूंगा और फिर इसके लिए जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं हम उसकी शुरुआत आज के सेशन से करेंगे। बेसिकली आज के सेशन में मुझे आपको इस टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। ज़्यादा कोई बड़ा टारगेट मेरा यहाँ पर नहीं है आज के दिन, सिर्फ ये बताना मेरा मकसद है कि टेक ओवर एक्चुअली क्या चीज़ है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अपनी किसके साथ। आज का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है टेक ओवर ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी या कॉरपोरेट वर्ल्ड डिफाइन करने की मुझे इस लेवल पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कंपनी का क्या मतलब है। अब बात यह है कि टेक ओवर किसे कहते हैं, टेक ओवर का क्या मतलब है। आइए शुरुआत करेंगे बेटा टेक ओवर। और ये बात यहां पर आप समझ लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक ओवर। आइए तो टेक ओवर ऑफ अ कंपनी यानी कंपनी ए कंपनी बी को टेक ओवर कर रही है, तो कंपनी ए को बोलेंगे एक्वायरर। एक्वायरर एक्वायरर मतलब प्राप्त करने वाला, और जिसका कंट्रोल लेने की कोशिश की जा रही है उसे कहते हैं टारगेट कंपनी। टेक ओवर करने वाली कंपनी को बोलेंगे एक्वायरर, और जिसको टेक ओवर किया जा रहा है उसको बोलेंगे टारगेट। टेक ओवर का मतलब क्या है, टू एक्वायर कंट्रोल। यानी जब कंपनी ए कंपनी बी के कंट्रोल को एक्वायर करे तो उसे कहते हैं टेक ओवर। यहां सवाल आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कंपनी बी का कंट्रोल है किसके पास। तो इसका बेसिक जवाब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी बी को कंट्रोल कौन लोग करते हैं, या कंपनी बी का कंट्रोल किसके पास होता है। तो कंपनी बी का कंट्रोल कंपनी बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। अब कंपनी बी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां से आए, इसके लिए आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा कंपनी बी का, आपने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना होगा, देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना होगा। कंपनी बी के शेयर होल्डर्स ने एक्ट कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बी एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी बी के अकॉर्डिंग कंपनी बी के शेयर होल्डर्स ने कंपनी बी के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की होगी। तो यहां से हम क्या बात सीखे कि कंपनी बी का कंट्रोल कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में है, और कंपनी बी के डायरेक्टर्स को किसने अपॉइंट किया होगा, कंपनी बी के शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया होगा। तो मुझे अगर कंपनी बी को कंट्रोल करना है तो मेरे पास कंपनी बी के शेयर्स होने चाहिए। तो इसीलिए टेक ओवर के साथ हम एक कंसेप्ट और सीखते हैं, दैट इज सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अच्छा, हम सब्सटेंशियल वर्ड क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो एक तो हमें टेक ओवर कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। तो यहां दो कंसेप्ट की जानकारी हम लेंगे। एक तो टेक ओवर का मतलब क्या है, तो इसकी शुरुआती जानकारी में हम दोनों कंसेप्ट को हम यहां पर सीख कर चलेंगे, डिफाइन करके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दो कंसेप्ट क्या हैं, एक तो टेक ओवर और दूसरा सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल वर्ड का क्या मतलब है, सब्सटेंशियल वर्ड का मतलब है बेटा बड़ी मात्रा में, मैक्सिमम यानी मेजॉरिटी। सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। शाबाश। तो दोनों कंसेप्ट्स को हमें यहां पर सीखना है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। तो क्या सीखे हम, तो टेक ओवर की हमने शुरुआत कर दी है। टेक ओवर का मतलब यह है कि किसी चीज को कंट्रोल करना, और कंट्रोल का मतलब यह है कि कंपनी बी के डायरेक्टर्स को, अगर मैं कंपनी बी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रहा हूं तो मैं कंपनी बी को कंट्रोल कर पा रहा हूं। क्यों, क्योंकि कंपनी बी को कौन लोग कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। और कंपनी बी के
कंपनी बी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए मेरे पास सब्सटेंशियल शेयर होने चाहिए, यानी बड़ी मात्रा में शेयर होने चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं रिलायंस का, तो अनिल अंबानी रिलायंस का या मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो चेयरमैन है वो क्यों है? मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी में डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि मुकेश अंबानी के पास 35% शेयर्स हैं, यानी सब्सटेंशियल शेयर्स किसके पास हैं? मुकेश अंबानी के पास। और अगर सब्सटेंशियल शेयर्स मेरे पास हो जाएं, यानी 35% शेयर्स अगर मुकेश अंबानी के पास हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 65% शेयर्स मुकेश अंबानी के पास नहीं है। अगर उन 65% शेयर्स में से मैं मुकेश अंबानी के बराबर या उससे ज्यादा शेयर एक्वायर कर लूं, तो मैं भी उस कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं, क्योंकि सब्सटेंशियल शेयर मेरे पास है ना। तो इसीलिए हमने दो कंसेप्ट सीखने हैं, एक टेक ओवर और दूसरा सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अब यह है कि बात, अब दूसरी लेवल की बात यह है कि टेक ओवर क्यों करते हैं। तो सीधा सा जवाब है, टेक ओवर करते हैं हम ग्रोथ के लिए। ठीक है, हर आदमी ग्रो करना चाहता है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो आगे बढ़ने के दो तरीके होते हैं, ग्रोथ करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप अपने अंदर कैपेसिटी जनरेट करो, अपने अंदर कुछ कला हासिल करो, अपने अंदर कुछ क्वालिफिकेशन हासिल करो, कोई गुण पैदा करो अपने अंदर, और उसके दम पर आप तरक्की करो। अगर ये आपकी बस की बात नहीं है, तो आपको किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो अपनी क्लास में मैं लड़कों के साथ मजाक करता हूँ और उनको मजाक के तौर पे एक बात कहता हूँ, कमीनो, अगर तुम्हें जिंदगी में अमीर बनना है तो दो तरीके हैं अमीर बनने के, या तो कुछ करके दिखाओ जिंदगी में, पास होके दिखाओ, अच्छी नौकरी हासिल करके दिखाओ, अपने प्रोफेशन में पैर जमा के दिखाओ, या किसी अमीर लड़की से शादी कर लो। जब आप अपने दम पर अमीर बनते हो तो इसे कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, और जब आप अमीर आदमी से शादी करके अमीर बनते हैं तो इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो टेक ओवर इज अ वे टू ग्रो। ठीक है, और अगर हम इस तरीके को नाम देना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो इस चीज को यहां पे हम नोट कर लेंगे चाहे तो ग्रोथ करने के दो तरीके, ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो टेक ओवर इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो इस चीज को हम फर्दर बाद में भी चर्चा करेंगे, आने वाले टॉपिक्स में भी ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। शाबाश बेटा। अब सवाल यह है कि कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क को हमें डिस्कस करना पड़ेगा, किस लीगल फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें टेक ओवर को पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यहां पर आप मान के चलेंगे, नोट करके चलेंगे बेटा, तो ऊपर एक हेडिंग डाली पेज के, लीगल फ्रेमवर्क। यानी लीगल फ्रेमवर्क का मतलब है कौन कौन से कानून एप्लीकेबल होते हैं टेक ओवर पर। तो लीगल फ्रेमवर्क डिपेंड्स अपॉन, आप नोट कर लीजिए चाहे तो, डिपेंड्स अपॉन द लिस्टिंग स्टेटस ऑफ टारगेट कंपनी। ठीक है, कौन कौन से कानून लगेंगे टेक ओवर पे, ये बात डिपेंड करती है कि टारगेट कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस क्या है। टारगेट कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस अगर लिस्टेड कंपनी है तो उस पे एक अलग सेट ऑफ रूल्स लगते हैं। अगर टारगेट कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस अनलिस्टेड है तो उस पे अलग तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हमें इस बात की चर्चा कर लेते हैं। अगर कंपनी का लिस्टेड स्टेटस है तो सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर कोड 2011 अप्लाई होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सेबी SAST 2011। और अगर कंपनी का लिस्टिंग स्टेटस अनलिस्टेड है तो सेक्शन 395 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाई होता है। ठीक है बेटा। तो अगर कंपनी का लिस्टिंग, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास होंगे? पब्लिक के पास होंगे। और अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो मेजॉरिटी शेयर किसके पास होंगे? स्मॉल ग्रुप के पास होंगे। तो पब्लिक के पास शेयर्स हैं तो आपको सब्सटेंशियली शेयर्स खरीदने पड़ेंगे पब्लिक से, सब्सटेंशियली पब्लिक से शेयर खरीदने पड़ेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अगर मेजॉरिटी शेयर एक ग्रुप के पास हैं तो उस ग्रुप के साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। उस ग्रुप के साथ एग्रीमेंट करके आप शेयर्स कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, शेयर्स को हासिल कर सकते हैं। तो यहां तक ये कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, आगे बढ़ना है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी SAST 2011 पढ़ेंगे और अनलिस्टेड कंपनी के लिए 1956 पढ़ेंगे। यहां से हमारी क्लास दो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हो सकती है। या तो मैं पहले सेक्शन 395 को शुरू करूं या पहले मैं
SAST 2011 को शुरू करूं। दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं पहले आपके साथ सेबी SAST 2011 शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि किसी ना किसी से तो शुरुआत करनी ही है और इसमें आपस में कोई इंटरलिंकेज इनका नहीं है। ये एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग कंसेप्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले, SAST शुरू करने से पहले दो वर्ड मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि टेक ओवर का क्या मतलब है, और दूसरा वर्ड है कि सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर का क्या मतलब है। चलिए इन दोनों कंसेप्ट के साथ हम क्लास की फर्दर आगे हम ले जाते हैं। तो एक क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे साथ, शाबाश एक क्वेश्चन नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम बोलेंगे, व्हाट इज मेंट बाय टेक ओवर एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि टेक ओवर का क्या मतलब है और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है। शाबाश। व्हेन एन एक्वायरर, एक्वायरर मतलब एक्वायर करने वाला, टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ द टारगेट कंपनी, इट इज टर्म्ड एज टेक ओवर। यानी टेक ओवर का मतलब ये है, टेक ओवर करना, क्या करना मतलब टेक ओवर, आप किस चीज को टेक करेंगे, किस चीज को लेके जाएंगे, कंट्रोल को। अगर मैं किसी कंपनी के कंट्रोल को हासिल कर लूं तो मैंने उस कंपनी को क्या कर लिया, टेक ओवर। इफ आई एम इन ए पोजीशन, बहुत ध्यान से बात को सुनना, बहुत टेक्निकल बात बोल रहा हूं। इफ आई एम इन ए पोजीशन टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, दैट मीन्स आई एम इन ए पोजीशन टू कंट्रोल दैट कंपनी। या इस बात को ऐसे बोल लीजिए कि मैंने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। अगर मैं किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता हूं तो मैंने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। शाबाश। तो यहां पर दो बातें सीखनी है कि व्हाट इज मेंट बाय टेक ओवर एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। तो एक्वायरर, व्हेन एन एक्वायरर टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ द टारगेट कंपनी, इट इज टर्म्ड एज टेक ओवर। और दूसरी चीज, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर का मतलब क्या है, आप नोट करेंगे बेटा सेकंड बुलेट में। व्हेन एन एक्वायरर एक्वायर्स substantial quantity of shares and voting rights of a target company, then it is called substantial acquisition of shares. When an acquirer acquires substantial quantity, यानी majority quantity, यानी बड़ी मात्रा में जब एक पर्सन एक कंपनी के शेयर्स खरीद ले तो इसको बोलते हैं substantial acquisition of shares। शाबाश। इन दो कंसेप्ट को आपस में हमें मिला के पढ़ना है, टारगेट कंपनी, ये टेक ओवर और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। तो अगर हम टेक ओवर पढ़ रहे हैं तो बिना सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स के टेक ओवर हो ही नहीं सकता। अगर टेक ओवर आप लिस्टेड कंपनी का कर रहे हैं तो पब्लिक से शेयर खरीदने पड़ेंगे आपको, या प्रमोटर से शेयर खरीदने पड़ेंगे। और अगर आप अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर करने जा रहे हैं तो जिन लोगों के पास, जिस स्मॉल ग्रुप के पास शेयर्स हैं, उनके साथ आपको बातचीत करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट करना पड़ेगा और शेयर्स हासिल करने पड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स इज अ प्री स्टेज ऑफ टेक ओवर। अब इस बात को यहां पर नोट कर लेंगे मेरे साथ बेटा। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं कि सब्सटेंशियल acquisition of shares and takeover and voting rights is a pre-stage of takeover, यानी आप टेक ओवर करना जा रहे हैं तो उससे पहले आपको सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सब्सटेंशियल शेयर एक्वायर करे, या तो आपकी कंपनी के पास सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हैं एंड वोटिंग राइट्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यूजुअली क्या है कि शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स होते हैं, शेयर्स के साथ क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं। लेकिन ऐसी भी कंपनीज हैं जहां शेयर्स होते ही नहीं, तो वहां पे हमें वोटिंग राइट्स के एक्वायर करने की बात करेंगे। अगर हम, ध्यान से सुन लीजिए बेटा, अगर हम सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स की बात अगर कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या है कि शेयर्स के साथ वोटिंग राइट्स भी आएंगे। लेकिन अगर ऐसी कंपनी है जहां पे शेयर्स है ही नहीं तो वहां पे हमें क्या एक्वायर करना पड़ेगा, वोटिंग राइट्स एक्वायर करने पड़ेंगे। इस चीज को आप या तो समझ चुके हैं या आने वाले सेशन में जरूर समझ जाएंगे। कोई भी डाउट है आप मेरे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9818050252। मेरा फोन नंबर है 9818050252। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप जरूर मुझसे संपर्क करना। मैं इस टॉपिक के ऊपर आपकी हर डाउट को दूर करने के लिए रेडी हूं। चलिए हम बात करेंगे, अब हम आगे की बात करेंगे
कि हमें क्लास की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो दो ऑप्शन है, या तो SAST कोड शुरू करते हैं या फिर सेक्शन 395। तो हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं SAST कोड। मैं आपको SAST कोड का पहले बेयर एक्ट दिखाना चाहता हूँ। SAST कोड की बेयर एक्ट में से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम क्लास में यहाँ डिस्कस करेंगे। शाबाश। स्क्रीन पर मेरे सामने आप देख रहे हैं बेटा SAST कोड, द गजेट ऑफ इंडिया, राइट, पार्ट 3 सेक्शन 4, न्यू दिल्ली, सितंबर 23, 2011। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका नाम नीचे दिया है बेटा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। यानी ये क्या है बेटा, SAST रेगुलेशंस 2011। तो रेगुलेशन 1 प्रिलिमिनरी पार्ट है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। शाबाश बेटा। तो यहां पर शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, SAST के शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। आप अगर इसके बेटा चाहें तो अब अपना ईमेल आईडी मेरे को देंगे। ईमेल आईडी अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपको इसका शाबाश, ईमेल आईडी आप मुझे देंगे तो मैं इसकी एक कॉपी आपको मेल कर दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट आपके पास रहेंगे, बेयर एक्ट आपके पास रहेगा, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने के अंदर। अगर आपके पास वैसे अदरवाइज बेयर एक्ट है तो वहां से भी उसको आप रेफर कर सकते हैं। मैं बेयर एक्ट में से कुछ बातें आपको, डेफिनेशंस मैं इसमें से बेयर एक्ट में से ही करवाना चाहता हूँ। कुछ कंसेप्ट्स आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि सारा अगर बेयर एक्ट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा हमें इस सिलेबस को खत्म करने में। तो कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा, कुछ समझाऊंगा, कुछ बेयर एक्ट से रेफर करेंगे, कुछ आपको आपके इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करेंगे। और जो भी मटेरियल मैं रेफर करूं आपको सिर्फ उस मटेरियल को रेफर करना है। ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठे नहीं करने हैं। सिर्फ जिस चीज़ को मैं रेफर करूं आप उसको पढ़ लीजिए। और मैं ऐसा दावा करता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, कोई भी कंसेप्ट आपका कमज़ोर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, SAST का शॉर्ट टाइटल हम डिस्कस कर लेते हैं। दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011। ये क्या है, इसका टाइटल है, इस एक्ट का, इस कानून का टाइटल है। दूसरा, रेगुलेशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 30th डे फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। यानी ऑफिशियल गजेट के अंदर छपने के 30 दिन के ऑन द डे 30th डे, यानी 30 दिन के बाद, ये 30th डे के बाद ये एप्लीकेबल होंगे। दीज रेगुलेशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 30th डे। 30th डे मतलब क्या, 30वां दिन फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। ठीक है बेटा, ये बात हमने पढ़ ली। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और 1 का जो रेगुलेशन 1 का क्लोज 3 है वो ये कहता है, दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स इन और कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी। दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्टली एक्विजिशन का मतलब क्या है और इनडायरेक्टली एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। डायरेक्टली का मतलब ये है कि सीधे तौर पे आप शेयर्स को एक्वायर करें। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि आप खुद एक्वायर ना करें और किसी के थ्रू आप एक्वायर करें, यानी इनडायरेक्टली एक्वायर करें। यानी अगर कंपनी बी को डायरेक्टली शेयर्स खरीद रहा है तो हम बोलेंगे कंपनी ए इज डायरेक्टली एक्वायरिंग शेयर्स। शेयर्स का कंट्रोल ए के पास है, लेकिन शेयर नाम एक की वाइफ के नाम है, तो इनडायरेक्टली है इसका मतलब। यानी किसी और के थ्रू हम शेयर से एक्वायर करेंगे तो इसे कहेंगे indirectly. Provided that these regulations shall not apply to direct and indirect acquisition of shares or voting rights in or control of a target company listed without over a company listed without making a public issue on the institutional trading platform of a recognized stock exchange. आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। यानी प्रोविजो ये कह रही है यहाँ पर, प्रोविजो का मतलब ये है कि अगर जो कंपनी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, यानी एक कंपनी है जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो वहां ये SAST कोड अप्लाई नहीं होगा। तो वहां क्या अप्लाई होगा, सेक्शन 395 वहां पर अप्लाई होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं फॉर्मल तरीके से। तो सबसे पहले सेक्शन 2 को हम रेगुलेशन बोल रहे हैं, इसमें सेक्शन नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस बोलते हैं। तो रेगुलेशन 2 के
2 क्लोज 1 से शुरुआत कर रहे हैं। इन दीज रेगुलेशंस अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द टर्म डिफाइंड हेयरइन शैल बियर द मीनिंग असाइन्ड टू देम बिलो एंड देयर कोग्नेट एक्सप्रेशंस एंड वेरिएशन शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब ये है कि इस कोड को, ये भारी भरकम एक कोड है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन रेगुलेशंस को पढ़ते हुए कुछ टर्म्स आएंगे, उनका मीनिंग कैसे आपने लेना है। तो जो यहाँ डेफिनेशंस दी हैं, यानी एक्वायरर का मतलब आप क्या लेंगे, कंट्रोल का मतलब आप क्या लेंगे, टारगेट कंपनी का मतलब आप क्या लेंगे, तो जो वर्ड्स यहाँ यूज हो रहे हैं तो उसका मीनिंग आपने वो लेना है जो यहाँ दिया जा रहा है। ये बात दोबारा से सुन लो कि सेक्शन 2 में कुछ चीजों को डिफाइन किया गया है, तो उनका मीनिंग वही वाला लेना है जो रेगुलेशन 2 बता रहा है। आपने इसका मतलब कोई और नहीं लेना, किसी और एक्ट का नहीं लेना, कोई लिटरल मीनिंग आपने नहीं लेना, आपने वो मीनिंग लेना है जो रेगुलेशन 2 आपको बताना चाहता है। तो सबसे पहले एक्वायरर को लीगली डिफाइन किया गया है कि एक्वायरर का मतलब क्या है। हम आज के इस सेशन में 4-5 डेफिनेशन सीखेंगे। सबसे पहले ये 3 डेफिनेशन हम बात करेंगे। यहाँ एक जिक्र आएगा एक्ट, तो एक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, ये बात क्लियर है। दूसरा एक्वायरर और एक्विजिशन, पहले हम 2 इन कंसेप्ट्स को सीख लें कि एक्वायरर का मतलब क्या है। मींस एनी पर्सन, देखो ठीक है बेटा, मींस एनी पर्सन, देखो यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज किया गया है। अब ये पर्सन एक कंपनी भी हो सकती है, ये पर्सन एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। अगर यहाँ पर इंडिविजुअल वर्ड लिखा होता, अगर यहाँ पर इंडिविजुअल वर्ड लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता कि नेचुरल पर्सन की बात हो रही है, या नेचुरल पर्सन की बात नहीं हो रही। एक्वायरर मींस एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब क्या है और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, एक्वायर्स और एग्री टू एक्वायर शेयर्स whether by himself or through or with persons acting in concert with him, shares or voting rights in or control over a target company। शाबाश, यहाँ पर हम इस चीज को आइए समझेंगे कि क्या एक्वायरर का मतलब क्या है, एक्वायरर का मतलब क्या आपको बता रहे हैं। शाबाश बेटा, ठीक है। तो टारगेट कंपनी, ठीक है, और पर्सन, पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 2 बातें यहां पर यूज की गई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्वायरर का मतलब बता रहा हूं कि एक्वायरर का मतलब क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या है, ये जो पर्सन है, ये जो एक्वायरर है, डायरेक्टली का मतलब ये हिमसेल्फ, खुद करे, और इनडायरेक्टली मतलब थ्रू एनी पर्सन या किसी और के थ्रू ये काम करवाए। यानी ये पर्सन अगर खुद जाके टारगेट कंपनी के शेयर खरीदे तो हम कहेंगे ये पर्सन डायरेक्टली शेयर एक्वायर कर रहा है। ये खुद नहीं कर रहा, ये थ्रू एनी पर्सन और पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट, यानी कुछ लोग कंसर्ट में काम कर रहे हैं, एक्टिंग इन कंसर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं। एक्टिंग इन कंसर्ट, आप म्यूजिक कंसर्ट देखते हो, आपने कोई म्यूजिक कंसर्ट का वीडियो देखा, या अपने कॉलेज में किसी कंसर्ट को आपने देखा। आपके कॉलेज में आप याद करो कि कॉलेज में कंसर्ट्स होती हैं, म्यूजिकल कंसर्ट्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि एक आदमी बैंड बजा रहा है, एक आदमी गिटार बजा रहा है, एक आदमी गा रहा है, कुछ आदमी उसके पीछे नाच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसर्ट। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट यानी पर्सन एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, यानी कुछ लोग मिलकर, ठीक है, कुछ लोग मिलकर एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। और शाबाश, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टली का मतलब क्या है कि मान लीजिए ए, मिस्टर ए जो एक्वायरर है, ये क्या कर रहा है, टारगेट कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है अपने नाम से। तो हम कहेंगे कि ए ने टारगेट कंपनी के शेयर्स खरीदे।
ए ने टारगेट कंपनी में शेयर्स खरीदने की कोशिश करी, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली। ए एक्वायर्स कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी डायरेक्टली। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि यहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली भी हो सकते हैं, एंड इनडायरेक्टली। तो इसे हम कहेंगे डायरेक्टली, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? डायरेक्टली। ठीक है, यानी क्या हो रहा है बेटा? ए कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, ए कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, लेकिन वो खुद शेयर नहीं खरीद रहा। ठीक है, ए कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए बी, सी, डी और ई, डी, सी और बी, ये सभी लोग जिनको हम बोल रहे हैं पीएसी मतलब पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट, ये सब मिलकर कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं? टारगेट कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। और इन सब का मकसद क्या है? कि ए के ऑब्जेक्टिव को पूरा कराना। ए का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि टारगेट कंपनी को किसी एक कंपनी को टेक ओवर करना। तो इसे कहेंगे इनडायरेक्टली। इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्टली। या दोनों तरीके भी हो सकते हैं, ए भी शेयर खरीद रहा है और ये पीएसी भी शेयर खरीद रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली भी हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, या तो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों भी हो सकते हैं। तो जब कुछ लोग शेयर्स डायरेक्टली एक्वायर करें या इनडायरेक्टली एक्वायर करें, तो मकसद क्या है? जब एक पर्सन किसी कंपनी को कंट्रोल एक्वायर करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं एक्वायरर। क्या बोलेंगे इसे बेटा? इस पर्सन को क्या बोलेंगे? एक्वायरर। चलिए डेफिनेशन को एक बार ध्यान से सीखते हैं। एक्वायरर मीन्स एनी पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर्स। अब शेयर एक्वायर्स का मतलब है खरीद लेता है या खरीदे नहीं है, अभी खरीदने के लिए एग्री हो जाते हैं। टू एक्वायर शेयर्स वेदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू और विद persons acting in concert with him, shares or voting rights in or control over a target company। शाबाश बेटा। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्वायरर्स। शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन और कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी, यानी या तो वो शेयर्स खरीदने की कोशिश करते हैं या वो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? एक्वायरर। तो डेफिनेशन दोबारा से सीख लीजिए बेटा, एक एक वर्ड, एक एक कोमा आपको एज इट इज डेफिनेशन को लर्न करना है। आप पेन के साथ लिख लीजिए या फिर आप खुद से SC/ST रेगुलेशंस 2011 इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, या आपको खुद से नहीं मिलते हैं ये, तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपके लिए मैं लिंक भेजूंगा और आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप उसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि आपके पास बेयर एक्ट है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मकसद ये है कि आपके पास ये होने चाहिए। अगर ये आपके पास होंगे तो आपकी जो नॉलेज होगी उसके सामने कोई माइका लाल टिक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। एक्वायरर क्या करता है? एक्विजिशन करता है। तो एक्वायरर क्या करेगा? एक्विजिशन करेगा। तो एक्वायरर कौन है? एक्विजिशन करने वाला। अब एक्विजिशन का मतलब क्या है? मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग। एक्विजिशन का मतलब क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन और कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी। तो तीन चीजें हमने देखी अभी। एक तो हमने देखा कि एक्वायरर का मतलब क्या है, एक्विजिशन मतलब एक्वायरिंग करना। एक्वायरिंग मतलब क्या? या तो वोटिंग राइट्स, शेयर्स, वोटिंग राइट्स और कंट्रोल। ठीक है, शेयर्स और वोटिंग राइट्स और कंट्रोल। तो कंट्रोल कैसे आएगा? या तो शेयर्स हैं आपके पास या वोटिंग राइट्स हैं। तो कंट्रोल का, अगर आप किसी कंपनी को कंट्रोल हासिल करते हैं तो इसको बोलते हैं टेक ओवर। और टेक ओवर जब आप कंट्रोल हासिल करते हैं तो दैट मीन्स क्या? या तो आपके पास शेयर्स हैं या आपके पास वोटिंग राइट्स हैं। अगर शेयर्स हैं तो वोटिंग राइट्स तो होंगे ही होंगे आपके पास। शेयर्स नहीं है तो वोटिंग राइट्स आपने एक्वायर किए हैं। अब वोटिंग राइट्स कैसे एक्वायर करेंगे? ये आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि शेयर्स के, एक कंपनी के वोटिंग राइट्स किस तरह से कोई दूसरा पर्सन एक्वायर कर सकता है। तो जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है उस तरह से हम शेयर्स को, उसके वोटिंग राइट्स को एक्वायर करेंगे। अगर हम यहाँ लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स
दैट इज अंडरस्टूड दैट कि कंपनी के शेयर्स हैं, भाई शेयर्स हैं तभी लिस्टेड होगी ना। तो यहां से यहां पे ऑब्वियसली हमें ऐसी कंपनी के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा कि जिसके पास शेयर्स ही नहीं है, क्योंकि SC/ST कोड किसके ऊपर एप्लीकेबल है। आपने रेगुलेशन फर्स्ट का प्रोविजन पढ़ा, रेगुलेशन फर्स्ट का क्लोज 3 पढ़ा, उसके नीचे प्रोविजो दिखी है, और प्रोविजो ये कहता है कि जिस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके ऊपर SC/ST कोड अप्लाई नहीं होता। तो जब हम SC/ST कोड अप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स वर्ड कि वोटिंग राइट्स और शेयर्स आर सेम, आर अटैच टू ईच अदर। शाबाश बेटा, आप यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पे एक्ट का मतलब है, रेगुलेशन 2 क्लोज ए में हमने पढ़ा एक्वायरर का मतलब क्या है, रेगुलेशन 2 क्लोज बी में हमने पढ़ा एक्विजिशन का मतलब क्या है, रेगुलेशन 2 क्लोज सी में हमने पढ़ा कि एक्ट का क्या मतलब है, और रेगुलेशन 2 क्लोज डी में बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। एक्ट का मतलब क्या, सेबी, यानी सेबी एक्ट के सेक्शन 3 में सेबी का गठन होता है। तो जिस सेबी का गठन सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में हुआ है, उस सेबी को हम यहाँ रेफर करेंगे। कंट्रोल का क्या मतलब है, आइए हम इसको क्लास को सीखेंगे। आप इन सब चीज़ों को पहले अरेंज कर लीजिए, या तो इनकी प्रिंट आउट ले लीजिए या बेरेक्ट खरीद लीजिए, जो भी आपने करना है गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये आपके पास रेफरेंस के होंगे क्लास के साथ, इन्हें भी आप रखोगे तो आपके पढ़ने का मजा आएगा, आपकी जो लेवल ऑफ लर्निंग होगी वो नेक्स्ट लेवल तक होगी। शाबाश। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आगे इस क्लास को जारी रखेंगे। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.